बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक चला था बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम कहाँ पहुंचे हैं? प्रॉफिट ऑन डेट पर, इंटरेस्ट इनकम पर। तो जिस तरह डिविडेंड भी इनकम थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, इस तरह इंटरेस्ट भी इनकम है अदर सोर्स के अंदर। बस ख्याल रखिएगा जनाब, बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में कवर होगी। उसके अलावा जितने भी लोग हैं बैंक के अलावा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अलावा, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम जो है वो अदर सोर्स में जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में नहीं जाएगा। ये बात ध्यान में रहेगी बेटा आप सबके। और इस बात का जो लॉ का एविडेंस है वो भी आपके सामने आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में से। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। तो प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट इनकम, तो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। अब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोगों का टैक्स विथहोल्ड नहीं होगा एट 15% आफ्टर डिडक्टिंग ज़कात। ठीक है जी, ज़कात माइनस करने के बाद। समझे बात या नहीं? ज़कात माइनस करने के बाद। अच्छा फर्ज कर लें कि इंटरेस्ट इनकम बनती है 1,20,000 रुपये, सही है? जवाब दें। फर्ज कर लें इंटरेस्ट इनकम बनती है 1,20,000 रुपये। रिस्पॉन्स करें। 1,20,000 में से, जैसे क्या था, डिविडेंड में से पहले रेट लगा था ना, डिविडेंड में से पहले टैक्स कटा था फिर ज़कात माइनस हुई थी। ऐसा नहीं है इसके अंदर, इसमें से पहले ज़कात माइनस होगी फिर टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो 1,20,000 में से फर्ज करें 20,000 ज़कात माइनस कर ली, कितने बचे आपके पास? कितने बचे आपके पास? 1,00,000 रुपए। अब इस पर टैक्स रेट लगाओ 15%, तो कितने बचे आपके पास? 85,000 रुपए। यस और नो? जवाब दो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम को वर्कआउट करने के लिए क्या करना होगा आपने? ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम को वर्कआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको 85,000 को लाना होगा 1,00,000 पर, 0.85 से डिवाइड करके। यस और नो? बोलिए यस और नो। और फिर उसमें ज़कात क्या करनी होगी? ऐड करनी होगी। क्या कहेंगे सब लोग? यही फार्मूला बनना चाहिए ना ग्रॉस डिविडेंड का, या कुछ और बनना चाहिए? क्या कहेंगे आप लोग? बताएंगे? अब क्योंकि ये ज़कात जो है वो इस इनकम में से लेस हो चुकी है और लेस होने के बाद टैक्स लग रहा है, सही है ना? तो इस ज़कात को फिर हम अलाउंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है? तो इस ज़कात को हम क्या कर सकते हैं? अपने अलाउंस के तौर पे माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी समझ लें इस तरह की ऑलरेडी यूज हो चुकी है। ज़कात माइनस करने के बाद ही टैक्स रेट लगाया ना बेटा, तो ज़कात यूज हो गई। इसका मतलब ये हुआ ये अलाउंस एक तरह से चार्ज हो गया, एक तरह समझ लें इस तरीके से इस बात को। क्या कहेंगे आप लोग कि 1,20,000 इंटरेस्ट इनकम थी, उसमें से पहले ज़कात माइनस हुई 20,000 से, फिर उसके ऊपर क्या लगा? टैक्स रेट लगा। क्लियर ये बात सबको? तो आसान बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है जी। अब लिखा हुआ क्या आ रहा है आपके सामने? टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम विद फ्यू एक्सेप्शन एट 15% आफ्टर डिडक्टिंग ज़कात इफ एनी। अगर ज़कात नहीं तो फिर डायरेक्ट टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली, which is taxable as separate block of income for a person other than a company। ठीक है? और ये जो इंटरेस्ट इनकम होगी ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के टैक्स होगी अदर देन कंपनी। मतलब यानी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बोलने का मतलब क्या? जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है
वही उसका एक्चुअल टैक्स रेट, मतलब वही उसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम रेट कहलाएगा। जी जनाब, तो पर्सन अदर देन कंपनी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल और एओपी। यानी इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के जो भी रेट्स होंगे, या तो वो रेट 15% होंगे, या उसके अलावा अगर जो भी रेट हों वो आपको अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करके उसको बाकी इनकम से अलग करके क्या करना है, आपने टैक्स करना है। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी कंपनी के लिए क्या है? ये नॉर्मल इनकम है। यानी कंपनी का एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? बताइए, कंपनी पे कितना टैक्स रेट अप्लाई होता है? सब लोग बताइए, कंपनी पे कितना टैक्स रेट अप्लाई होता है? 29%। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी का इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स विदहोल्ड हुआ है 15% पर। कंपनी का इनकम टैक्स, इस पे इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स विदहोल्ड हुआ है 15% पर, लेकिन कंपनी ने उस इंटरेस्ट इनकम को ग्रॉस करके अपनी नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाना है, और फिर उसको टैक्स करना है कितने परसेंट पर? 29% पर। यस और नो? जवाब दे, रिस्पॉन्स दे बेटा, रिस्पॉन्स। समझे हैं ये बातें? नहीं? बताइए। तो जब कंपनी, सुने, जब कंपनी इसको अपनी नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाएगी, जिसको वो टैक्स करेगी 29% पर, तो वो ग्रॉस अमाउंट पे उसको शामिल करेगी। जब आप ग्रॉस अमाउंट ऐड करेंगे तो अब आप ज़कात माइनस कर सकते हैं। यस और नो? समझे इस बात को या नहीं? तो जब आप उसको नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाएंगे, तो अब आप, क्योंकि आपने ग्रॉस अमाउंट इनकम का पार्ट बना दिया, आप टोटल इनकम में ज़कात लेस कर दें। ऐसे ही। बहरहाल, तो ये आपके सामने एक डिस्कशन है। अब यहाँ पे नीचे आ रही है किस चीज की डेफिनेशन? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने? ज़कात डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, ज़कात पेड आउट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है जी? वो इनकम जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हो, उस पर अगर ज़कात कटी हो, इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम नॉर्मल टैक्सेबल इनकम। उसको आप फिर नॉर्मल टैक्सेबल इनकम से माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल और एओपी इंटरेस्ट इनकम पर कटने वाली ज़कात को अलाउंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? इंडिविजुअल और एओपी। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? यस और नो बताइए। अच्छा, अब उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन है। यार ये इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? तो वेदर पेएबल, चाहे पे करने वाले के लिए बात करें, और रिसीवेबल, चाहे रिसीव करने वाले के लिए बात करें। ये डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, चाहे पे करने वाला हो चाहे रिसीव करने वाला हो। मींस एनी प्रॉफिट यील्ड, अब उसको आप प्रॉफिट के नाम से पुकारें, यील्ड रिटर्न के नाम से पुकारें, इंटरेस्ट के नाम से पुकारें, डिस्काउंट के नाम से पुकारें, प्रीमियम के नाम से पुकारें, और अदर अमाउंट किसी भी नाम से पुकारें, ओइंग जो आप पर ड्यू हुआ है अंडर अ डेट, एक कर्जे की वजह से, अदर देन अ रिटर्न ऑफ कैपिटल, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा। तो प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो कुछ भी आप ऊपर पे करते हैं या कम पे करते हैं, वो आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट इनकम है। पे करने वाले के लिए एक्सपेंस है, रिसीव करने वाले के लिए इनकम है। 100 रुपए प्रिंसिपल है, जवाब दें। 100 रुपए प्रिंसिपल है, उससे ऊपर जो मिल जाए वो क्या है? उससे ऊपर जो मिला वो क्या है? इंटरेस्ट है। यस और नो? जवाब दीजिएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इंटरेस्ट के होने के लिए आपका जो प्रिंसिपल है, जो रिसीव या पे हुआ है, उसका लायबिलिटी होना जरूरी है। ठीक है? वो लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल लोन लिया, लोन लायबिलिटी है, लोन के प्रिंसिपल पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट, पे करने वाले के लिए एक्सपेंस है, रिसीव करने वाले के लिए इनकम है।
लोन नोट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, TFCs हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, डेट सिक्योरिटीज हैं। अगर ये सब चीजें जो कि कैपिटल एसेट्स हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करने पे तो कैपिटल गेन होगा, लेकिन इनको होल्ड करने पर जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न इंटरेस्ट इनकम है। जिस तरह शेयर्स को होल्ड करने पर रिटर्न क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इस तरह लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करने पर जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट है। यस और नो, जवाब दें। ठीक है जी। और उसके बाद सर्विस फी है या अदर चार्जेस हैं, सर्विस फी और अदर चार्जेस in respect of a debt including any fee or charge in respect of credit facility which has not been utilized। बहुत सारी बातें आ गई इसमें। वो जो आप पढ़ चुके हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, तो बैंक लेता है ना आपसे भाई, लोन देने के चार्जेस ले रहा है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन सैंक्शन फी, लोन अरेंजमेंट फी, लोन कमिटमेंट फी, ये सारी एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं। ये भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, और ये आप बोरिंग कॉस्ट में पहले ही देख चुके हैं ना बेटा, बताइए। और बैंक ओवरड्राफ्ट देने पर भी बैंक क्या करता है, सर्विस चार्जेस लेता है कि आपके, क्योंकि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस बैंक ओवरड्राफ्ट पे तो इंटरेस्ट देना ही देना होगा, अलग बात है। लेकिन अगर बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट नहीं है तो सिर्फ फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। यस और नो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेशन पे करने वाले के लिए भी और रिसीव करने वाले के लिए भी है। सही है बेटा, क्लियर होती है बात यहां तक सबको? अच्छा जी, ओके। अब ये सारी बातें हम यहाँ पे कर चुके। एडिशनल पेमेंट बता दी थी मैंने आपको। अब ये एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी लॉ, अगर टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड लेट करता है, चाहे वो इनकम टैक्स का रिफंड हो, चाहे वो सेल्स टैक्स का रिफंड हो, या किसी भी टैक्स जो भी अंडर किसी भी लॉ फॉल करता हो, अगर वो रिफंड आपको लेट हुआ है, उस रिफंड के लेट होने पर जो आपको एडिशनल पेमेंट मिलेगी, पेनल्टी या जो भी अमाउंट मिलेगा, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ध्यान में रखिएगा। फिर ग्राउंड है, रेंट है, फिर सब लेटिंग है या रेंट फ्रॉम सब लीज, सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, फिर इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज, यूटिलिटीज एंड अदर सर्विस कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, फिर एन्युटी या पेंशन की बात हो गई, फिर प्राइस बॉन्ड की बात कर ली थी हमने, अगर आपको याद हो। यस और नो, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं मजीद। प्राइस बॉन्ड, हाँ भाई, क्या लिखा हुआ गया, प्राइस बॉन्ड ऑन विनिंग्स फ्रॉम अ रेफरल लॉटरी, प्राइस ऑन विनिंग अ क्विज, प्राइस ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ सेल और क्रॉसवर्ड पजल। मैंने इस पे बात की थी भाई कि आपका प्राइस बॉन्ड खुल गया, आपका किसी इनामी स्कीम के अंदर इनाम निकल आया, आपने पेप्सी का कैप क्या कहते हैं, या कोई कार्ड स्क्रैच किया कंपनी की तरफ से, उसमें इनाम निकल आया। तो क्योंकि इन सब केसेस में आपका लीगल राइट क्या होता है, क्रिएट होता है, और जहां पर लीगल राइट क्रिएट होता है तो वहां पर वो रिसिट आपके लिए रेवेन्यू रिसिट बन जाती है, लिहाजा वो आपके लिए बाय डिफॉल्ट इनकम है। अब उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो प्राइस बॉन्ड अगर स्टेट बैंक देने से इनकार करे आपको इनाम निकलने के बाद भी, तो आप उसको कोर्ट जाके रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने किसी इनामी गेम शो में पार्टिसिपेट किया, उसने वहां इनाम अनाउंस कर दिया, अब वो बाउंड है आपको इनाम देने के लिए बेटा, आप कोर्ट जाकर आप उसको रिसीव कर सकते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है ना, ये तमाम बातें ध्यान में रखिएगा। अब लिखा हुआ क्या आ गया कि जो भी इनाम देगा, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड विच इज टैक्सेबल अंडर एफटीआर। अब ध्यान में रखिएगा जनाब कि हर जगह एफटीआर लफ्ज नहीं आ रहा, जहां एफटीआर आए वहां एफटीआर मानना है, जहां एफटीआर का नाम ना उधर खुद से एफटीआर अज्यूम नहीं कर सकते। एफटीआर बोलने का मतलब क्या है कि प्राइस बॉन्ड पर जो भी टैक्स कटेगा वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगा। यस और नो, रिस्पॉन्स कीजिएगा बेटा।
यानी अगर आपका 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड खुला है तो आपको रकम कितनी मिलेगी? अगर प्राइस बॉन्ड पर टैक्स रेट कितना है? 15%। जरा बताइए। अगर 1 करोड़ का इनाम खुला है, $10 मिलियन का इनाम खुला है, तो आपको रकम कितनी मिलेगी? 8.5 मिलियन। जैन एक्टिव बैठा हुआ प्राइस बॉन्ड के चक्कर में बेटा। 8,500,000, 85 लाख रुपए मिलेंगे, 85 लाख रुपए। तो बताइए आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसिट कितनी हुई? 1 करोड़ या 85 लाख रुपए? रिसिट की डेफिनेशन के हिसाब से आपकी रिसिट कितनी हुई? रिसिट की डेफिनेशन के हिसाब से आपने एज पर डेफिनेशन रिसिट कितना रिसीव किया? 1 करोड़ रिसीव किया। 10 मिलियन एक्चुअली रिसीव बाय पर्सन अप्लाइड ऑन behalf of the person under the instruction of the person or any law। तो ये लॉ ही कह रहा है ना विथहोल्ड करने का। यहाँ पर बताइए, जवाब दें। तो अगर प्राइस बॉन्ड जीता है 15% टैक्स विथहोल्ड होगा। क्रॉसवर्ड पजल जीता है तो तब भी 15%। अखबारों के अंदर आता है ना क्रॉसवर्ड पजल, तो आप इनको सॉल्व करके भेजें, परिणाम निकलता है उसके अंदर। अच्छा, अब ये 15% रेट जो है ये किसके लिए बेटा? ये 15% रेट जो है वो फाइलर के लिए। फाइलर मतलब फाइलर वो शख्स होता है जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद होता है। और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम जब आता है जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाज़ दफा क्या होता है, जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका नाम फौरी तौर पे एटीएल में नहीं आता। तो फौरी तौर पे नाम एटीएल में लाने के लिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपको एटीएल सरचार्ज पे करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा जनाब कि फाइलर वो नहीं है जिसका रिटर्न फाइल हुआ हो। फाइलर वो है जिसका रिटर्न फाइल होने के बाद उसका नाम एटीएल में हो, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो। तो अब जिसका नाम एटीएल में नहीं होता ना, उसका विदहोल्डिंग टैक्स रेट डबल होता है, दुगना होता है। यानी अगर आपका प्राइस बॉन्ड खुला है और आप जो है वो आपका नाम एटीएल में नहीं है, जवाब दें, आपका नाम एटीएल में नहीं है, तो आप कौन हो गए? नॉन फाइलर हो गए। अब फिर आपका टैक्स जो होगा वो 15% विदहोल्ड नहीं होगा बल्कि इससे डबल विदहोल्ड होगा, मतलब 30%। तो अगर 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड खुला है तो बताइए कितनी रकम मिलेगी आपको? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। 7 मिलियन। समझे बात को? अच्छा जी, अदर आइटम्स। अगर आपको 1 करोड़ का इनाम किसी पेप्सी कैचा करोड़, मतलब फर्ज करें आप पीएसएल में पार्टिसिपेट कर रहे थे और पीएसएल इस बार वाला कैंसिल भी हो गया, तो उसमें आप ही वो वाहिद शख्स हैं जिसने पूरे पीएसएल में कैच पकड़ा है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्राउंड हैं और ग्राउंड के बाहर जो पब्लिक बैठी होती है बेचारे, वो जंगलों के भी जंगले लगे होते, जंगले लगाए होते ना आगे कि आवाम ग्राउंड में आना सके, तो वो बहुत पीछे बैठी होती है। हमारे ग्राउंड्स की हालत ये है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले ग्राउंड नहीं है कि आवाम एक जंप लगाए तो ग्राउंड के अंदर पब्लिक बिल्कुल ग्राउंड के करीब नहीं होती, उनके पास प्लेयर्स के बिल्कुल करीब नहीं होती कि बाउंड्री पे अगर प्लेयर खड़ा हो तो वो ऑटोग्राफ दे रहा हो किसको। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हमारे यहाँ जो ऑडियंस है वो बहुत दूर है। तो अब एक बंदे ने शॉट खेला तो वो बड़ी मुश्किल से जाके पहुंचा कहां पर? क्राउड में, उसने कैच कर लिया। तो फर्ज कर लें अगर एक वाहिद बंदा है जिसने पेप्सी कैच करोड़ किया है तो उसको 1 करोड़ मिला है, अकेले को मिला है, किसी और को नहीं मिला। तो वो पूरा 1 करोड़ नहीं मिलेगा भाई, वो 20% टैक्स कट जाएगा उसका। यस और नो? तो कितने मिलेंगे भाई फिर पेप्सी कैच करोड़ के? बोलो। 8 मिलियन। और अगर वो नॉन फाइलर हो तो, अगर वो नॉन फाइलर हो तो 6 मिलियन। बेहतरीन बात कर दी ना, समझे कुछ बात को? अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि यार अगर एक बंदे को कैश ना मिले बल्कि कोई चीज मिल जाए, अगर उसको कैश ना मिले बल्कि क्या मिल जाए, उसके बदले कोई चीज मिल जाए, तो फिर वो क्या करेगा? कैश ना मिले, चीज मिल जाए, जवाब दो। मिसाल के तौर पे गाड़ी निकल आई ना, गाड़ी मिल गई, गाड़ी
अब अगर गाड़ी मिली है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए, तो अब क्या होगा कि जो इनाम देने वाला होगा वो इनाम देने से पहले उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट करेगा। मतलब 10 लाख पे कितना बना, 20%, 2 लाख रुपए। वो बोलेगा पहले आप इसका टैक्स डिपॉजिट करो फिर हम आपको गाड़ी देंगे। आप ये तो नहीं बोलोगे ना यार एक काम करो तुम गाड़ी के कुछ पहिए निकाल लो, कुछ और सामान निकाल लो, बाकी गाड़ी मुझे दे दो। गाड़ी का पहिया निकाल कर, एक सीट निकाल कर टैक्स विथहोल्ड कर लो। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या हो सकता है ऐसा? बोलिए। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में इनाम वाला टैक्स की रकम देगा किसको, इनाम देने वाले को, और इनाम देने वाला उसको जमा करवा देगा एफबीआर में। तो अगर किसी के पास किसी की इनाम में गाड़ी निकली है और उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो फिर इनाम जिसका निकला है पहले वो 2 लाख रुपए टैक्स जमा करवाएगा, फिर उसको इनाम दिया जाएगा। तो लिखा हुआ क्या आ गया, इफ द सेट प्राइस और विनिंग इज नॉट इन कैश, the payer is required to collect tax. The payer is required to collect tax. ठीक है ना? At the prescribed rate of fair market value, जो रेट ऊपर बताए गए हैं, तो 15% वाला रेट तो सिर्फ किसके लिए, प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल के लिए, और बाकी केसेस में रेट कितना है, 20%। तो गाड़ी अगर निकली है तो कितना अप्लाई होगा रेट, 20% फेयर मार्केट वैल्यू पर 10 लाख। तो 10 लाख रुपए, 10 लाख की गाड़ी निकली है, 2 लाख रुपए जमा करवाओ, गाड़ी घर ले जाओ। यस और नो? ऑफ द प्राइस और विनिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट। सही है? कोई मसला यहां तक हो तो बोलिए। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा। अच्छा जी, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, जे को, अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन एज कंसीडरेशन फॉर वकेटिंग, जवाब दें, वकेटिंग पोजीशन, ये सारी बातें हो चुकी थी बेटा, बताइए ये। तो इट मीन अगर कोई प्रॉपर्टी खाली करने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं बतौर टेनेंट, तो उसमें जो आपका पे किया हुआ डिपॉजिट था उसको हटाकर जो इजाफी रकम मिल रही है उसको आप 10 हिस्सों में डिवाइड करें, और एक हिस्सा इस टैक्स ईयर में और अगले 9 हिस्से आने वाले 9 टैक्स में क्या करते हैं, टैक्स करते हैं। कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में, अगर याद हो आपको। ये बात मैंने कर ली थी बेटा अच्छी तरह, अगर आपको याद हो। और पॉइंट नंबर आई भी था ना ऊपर, कंसीडरेशन फॉर प्रोविजन फॉर यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी आपको बदीन वाली, कि एक इलाके में क्या निकल आया भाई, वो टेस्ट हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, ऑयल और गैस की टेस्टिंग कर रही है और उसके लिए रकम दे रही है। अच्छा, इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है, सुन लें जरा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर जैन को ख्वाब आया कि विदात के घर के नीचे खजाना दफन हुआ हुआ, खजाना खजाना। अब जैन जो है विदात को बार बार परसुएट कर रहा है कि यार विदात खुदाई करते हैं, खजाना बाहर निकालते हैं। सही है? हाँ भाई विदात, निकालें फिर खजाना। तो अब विदात बोल रहा है बेटा अगर खजाना नहीं निकला तो मेरा घर तो सारा बर्बाद हो जाएगा, सारी कंस्ट्रक्शन तबाह हो जाएगी। ऐसा ना हो कि तुम्हारे खजानों के चक्कर में सीवरेज वाले खजाने जो निकल आना शुरू हो जाएं। ठीक है? तो घर तो तबाह हो जाएगा, सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, तुम क्या चाह रहे हो आखिर? तो भाई जैन कहता है कि विदात मुझे इस बात पर यकीन है कि खजाना नीचे है, अगर अगर खजाना ना निकले तो फिर जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो मैं क्या करूंगा, मैं वो क्या करूंगा, उसको तुम्हें पे करूंगा, उसके अगेंस्ट में पेमेंट करूंगा। यानी तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो एक्सप्लॉइट करेंगे उस एक्सप्लॉइटेशन के लिए क्या करूंगा, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो अब इसका मतलब क्या, इन केस अगर खजाना नहीं निकला और जैन जो पेमेंट करेगा किसको, विदात को, उसका घर तबाह करने के चक्कर में, घर तबाह करने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करना। तो
उसकी जो रकम मिलेगी विदात की जेब में आएगी वो क्या बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यस और नो? ये भी इसके एग्जाम्पल है। बात समझ में आती है बेटा सबको? ये सारे पॉइंट हम कर चुके, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके। अब एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। अब लिखा हुआ क्या आ रहा है? डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से क्या रिडक्शन हो सकती है? मतलब क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से एक्सपेंस माइनस करना अलाउ है? तो सवाल क्या है, पहले देखना है कि इनकम एफटीआर है क्या नहीं। अगर इनकम एफटीआर है मतलब डिविडेंड इनकम, यस और नो, तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करने वाली इनकम एफटीआर आइटम है जिसपे टैक्स जो विदहोल्ड हुआ है वही फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, तो फिर बस आप भूल जाएं उस इनकम को। तो वैसे भी आपने नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाना ही नहीं है, टैक्सेबल इनकम में शामिल ही नहीं करना। ये बात पता है ना आप सबको बेटा? तो उसके अगेंस्ट आप कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा बेटा। तो नॉट अलाउड, नो डिडक्शन इज अलाउड, नो डिडक्शन इज अलाउड इफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर एफटीआर। लेकिन मैंने आपको कहा था मैं आपको एक वजह समझाऊंगा। वजह ये बताइए पहले, मुझे एक बात का जवाब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल और एओपी के लिए ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होती है, नेट अमाउंट पे टैक्स होती है? जल्दी बताइए। तो क्या ग्रॉस अमाउंट पे डिडक्ट होने वाली, ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स होने वाली हर इनकम एफटीआर है? इसका जवाब नो है। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि हर इनकम एफटीआर हो। भाई अभी 4 मिलियन की बात नहीं कर रहे हो सामा बेटा, जितना सवाल है उतना जवाब दे वरना मसले बढ़ जाएंगे। एक बात अच्छी तरह सीख लें फिर उसकी एक्सेप्शन पे अप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब इस तरह बोल दें जनाब कि अगर ग्रॉस रेंट 4 मिलियन से एक्सीड नहीं करता तो फिर इंडिविजुअल एओपी की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी वो ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होगी। और अगर इनकम 4 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो उसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन मतलब चाहे तो ग्रॉस पे टैक्स करे चाहे तो नेट पर, वो अलग मसला है ना, अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि इंडिविजुअल और एओपी की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर क्या होती है? ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होती है ना, यस और नो बोलिए। तो जब इंडिविजुअल एओपी के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होती है तो क्या हम उसमें से कोई एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जवाब दें। लीगल कॉस्ट, बैड डेट्स, इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये क्या हम माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी इनकम ग्रॉस पे टैक्स होती हैं लेकिन जरूरी नहीं हर इनकम जो ग्रॉस पे टैक्स होती है वो एफटीआर हो। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एफटीआर नहीं है लेकिन फिर भी वो ग्रॉस पे टैक्स हो रही है। अब एक मुकम्मल आपको डिटेल चाहिए होगी कि एफटीआर की मतलब और प्रॉपर्टीज भी हैं और वो प्रॉपर्टीज एफटीआर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मौजूद नहीं है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं आपसे। तो अभी इतना याद रखना है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस पे टैक्स होती है लेकिन एफटीआर नहीं है। लेकिन हर एफटीआर लाजमी ग्रॉस पे टैक्स होगा, हर एफटीआर लाजमी ग्रॉस पे टैक्स होगा, ये चीज ध्यान में रखना है आपने। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आइटम एफटीआर हैं उन पर कोई एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं है क्योंकि वो ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होंगे, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब आपको याद होगा प्रॉपर्टी में से कुछ हमने की थी एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कुछ चीजें एक्सक्लूड करके कहां कहां शामिल कर दी गई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यस, यस और नो? रेंट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, सबलेटिंग, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज। अब बेटा उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसलिए शामिल किया गया है कि ये आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने से फायदा ये होगा कि ये नेट अमाउंट पे टैक्स हो जाएंगे, इनके अगेंस्ट इनके एक्सपेंसेस माइनस किया सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका आपका
टेनेंट जो है वो आपको प्रॉपर्टी का रेंट भी देता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी देता है आपको। तो आप वो चार्जेस उससे लेकर क्या करेंगे, आगे बिल पे करेंगे, नहीं पे करेंगे, खर्चा होगा आपकी जेब से या नहीं होगा। तो जो रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज और यूटिलिटीज होगा उसमें से आप उसका एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो नेट अमाउंट पे टैक्स होगा। पॉइंट नंबर 1। अगर आप प्रॉपर्टी की सबलेटिंग करते हैं, पॉइंट नंबर 2, तो आप प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट कर रहे हैं एक टेनेंट से और आप पीछे दे रहे हैं किसको, अपने लैंडलॉर्ड को। मतलब क्या है, जो रेंट आपने कमाया है सबलेटिंग में, उसको कमाने के लिए आपको प्रॉपर्टी भी जो रेंट पे लेनी पड़ी ना बेटा। तो रेंट कमाया रेंट देकर, यस और नो। तो अब सब लेटिंग के अंदर जो आपने रेंट कमाया है उसके अगेंस्ट जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो आप एक्सपेंस के तौर पे माइनस कर सकते हैं, यस। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं। और जो बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है अलोंग विथ प्लांट एंड मशीनरी, जो बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है अलोंग विथ प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको अलाउ है कि आप उस बिल्डिंग पर क्या कर सकते हैं, और मशीनरी पर डेप्रीसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले केस में जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है उसकी कोई आप डेप्शन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जब वही बिल्डिंग अलोंग विथ प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे दी जाए और जो उसका रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा वो ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स नहीं होगा बल्कि नेट अमाउंट पे टैक्स होगा। यहां तक के प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस के अलावा उस प्रॉपर्टी की और प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ मकसद समझ में आया वहां से एक्सक्लूड करके यहां इंक्लूड करने का। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। जवाब दें। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या आ रहा है, डिडक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब वो अदर सोर्सेज की इनकम जो एनटीआर में फॉल करती हैं, एफटीआर में फॉल नहीं करती, उनके अगेंस्ट आप एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। नंबर 1 ए, एनी एक्सपेंडिचर पेड बाय द पर्सन एक्सक्लूसिवली टू अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। शर्त ये कि जनाब कि वो एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ उस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अर्न करने के लिए खर्च हुआ हो। दैट इज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, मतलब अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को बनाने के लिए बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो ये पूरा बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी आपका एक्सपेंस नहीं है। हाँ, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका एक्सपेंस है, इसकी क्लीनिंग आपका एक्सपेंस है, इसका इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, सब आपका एक्सपेंस है जो कि आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है। हाँ, ये और बात है कि आपको पॉइंट नंबर बी क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर बी ये बोल रहा है कि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो डेप्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। The following are also deductible from rent of building along with plant and machinery. नॉर्मल टैक्स डेप्शन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, जो टैक्स डेप्शन बनती है जो कि चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे, वो आप बिल्डिंग की और मशीनरी की दोनों की लेस करेंगे। और जो एक एबनॉर्मल डेप्शन होती है, डेप्रिसिएशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस सिर्फ आप क्लेम करेंगे किस पर, मशीनरी पर। अब ये इनिशियल अलाउंस क्या होता है, नॉर्मल टैक्स डेप्शन क्या होती है, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 12 का, डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, जो कि ज्यादा दूर नहीं है अभी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। जवाब दें बेटा, सब लोग जवाब दें, लाजमी जवाब दें, लाजमी जवाब दें। ठीक है जी, अब इसमें थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इनकम स्प्लिटिंग रॉयल्टी इनकम फॉर ऑथर्स। वो जो रॉयल्टी इनकम है किसकी, ऑथर की। ऑथर कौन होता है, राइटर। कोई किताब लिख रहे हो आप तो जो किताब का पब्लिशर है आपको उस किताब पे रॉयल्टी देगा, यस और नो।
और वो रॉयल्टी बाज़ दफ़ा लाखों में चली जाती है बेटा, लाखों में। किताब लिखने वालों को लाखों में रॉयल्टी मिल जाती है बाज़ दफ़ा। तो लिखा हुआ क्या जनाब, वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी आर्ट और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 months। यानी एक किताब को मुकम्मल करने में 24 महीने से ऊपर वक्त लग गया है। The author may elect to treat the lump sum amount received by the author in a tax year on account of royalties in respect of work as having been received in that tax year and the preceding to tax year। मिसाल के तौर पे समझेगा, एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एक ऑथर है जिसने एक किताब मुकम्मल की है 18 महीने में, तो ये 24 महीने से लंबा वक्त नहीं हुआ। इसको रॉयल्टी मिली 1,20,000 रुपए, तो इस 1,20,000 को आप सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बना दें और टैक्स कर दें, दैट्स ऑल। एक ऑथर है जिसको एक किताब मुकम्मल करने में लगे हैं 30 महीने, 30 months, तो जिस टैक्स ईयर में वो रॉयल्टी रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो टैक्स ईयर 2020 में रॉयल्टी रिसीव कर रहा है 3,60,000 रुपए, तो अब क्या करें आप, 3,60,000 के 3 हिस्से बनाए, 3 हिस्से डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो पर ईयर कितना हिस्सा बना, 1,20,000। जो एक हिस्सा है उसको करंट ईयर में टैक्स करें, और जो 2 हिस्से हैं उसको पिछले 2 टैक्स ईयर में, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में टैक्स करें। यानी क्या मतलब, जो पिछले 2 टैक्स ईयर का एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो अप्लाई करें, यानी इनको आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3,60,000 रुपए रिसीव किए हैं रॉयल्टी के तौर पर उस काम के लिए, उस किताब के लिए, इसको लिखने में आपको 30 महीने से ऊपर वक्त लग गया, जो कि 24 महीने से ज्यादा है, तो उसको आप 3 हिस्सों में तोड़ें। एक हिस्सा करंट ईयर में टैक्स करें 2020 में, और 2 हिस्से 19 और 18 में टैक्स करें। यानी आसान लफ्जों में 19 और 18 का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लें, और उस एवरेज रेट ऑफ टैक्स के जरिए क्या करें आप, उन 2 साल के अमाउंट्स को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मान के उस पर क्या करें, टैक्स पे कर दें। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। जवाब दें बेटा। अब ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हुआ हुआ है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं।